हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का प्रीवियस ईयर का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 13th लेक्चर वीडियो है। 12 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 13th लेक्चर वीडियो। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बट मैं सोच रही हूँ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं। काफी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि मैम कोई टिप बता दीजिए कि बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। वैसे सही में लास्ट 1 मंथ बचा है, आखिरी 1 महीना बचा हुआ है बोर्ड के एग्जाम को, क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम के लिए। तो बच्चे पूछते हैं कि मैम कोई टिप बता दीजिए कि हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, प्रैक्टिस से बढ़ के, मैं ये मानती हूँ कि प्रैक्टिस से बढ़ के कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैं इस बात पे बहुत यकीन करती हूँ। तो मेरे हिसाब से जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है, उतने आपको लगाने चाहिए, क्योंकि फिर आप उतने टाइप के क्वेश्चन जब फेस करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आपका कमांड बहुत अच्छा है, कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। तो वो तभी होगा जब आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन फेस करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। ठीक, और प्रैक्टिस कैसे करेंगे उसके लिए आप कोई सैंपल पेपर बुक ले लीजिए। मेरी नजर में एक सैंपल पेपर बुक आई है, ये मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी। काफी अच्छी बुक है, ओसवाल गुरुकुल की 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर की बुक है। ये काफी अच्छी बुक है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात इस बुक की ये है कि इसमें कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके लिए आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस सैंपल पेपर बुक में आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे बीएसटी हुआ, इको हुआ, अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इनके जो क्वेश्चन पेपर हैं, सैंपल पेपर है, वो आपको एक जगह एक बुक में मिल जाएंगे। तो ये काफी अच्छी बुक है, अलग अलग बुक आपको रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड मैं बात कहूं तो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, काफी इजी लैंग्वेज में इनका सॉल्यूशन है जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, मैंने जिसका जो इस बुक का जो कंटेंट है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इको एंड बीएसटी के ऐसे करके सैंपल पेपर दिए हैं। एक एक अनसॉल्व है, बाकी सब सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो जरूर इसको आप रेफर कर सकते हैं। इसके साथ ही इनका पोर्टल है oswal.io का, उसको भी, उस पे भी इन्हें ज्वाइन करिएगा। वहां पे भी आपको और सैंपल पेपर मिल जाएंगे, आप वहां पे मॉक टेस्ट दे सकते हैं और उसका रिजल्ट भी आपको दिया जाएगा। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। यहाँ पे क्यूआर कोड है, इसको भी स्कैन कर सकते हैं, बुक के फर्स्ट पेज पे है। तो यहाँ से भी आपको और सैंपल पेपर मिल जाएंगे। इसके साथ ही ओसवाल का इनका टेलीग्राम का चैनल है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इनका चैनल है, वो भी ज्वाइन कर लेंगे, तो आपको वहां से नोट्स मिल जाएंगे, फ्री में नोट्स मिल जाएंगे, सैंपल पेपर और सैंपल पेपर मिल जाएंगे। तो इससे आपकी प्रिपरेशन के लिए आपको और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। और ये जितने भी लिंक्स है ना, ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा। अगर ये बुक परचेज करनी है तो इसका बाइंग लिंक, टेलीग्राम का लिंक, oswal.io का पोर्टल का लिंक, ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो एक बार रेफर करिएगा। अपनी ऑफलाइन क्लास में इस समय मैं इसी बुक से खूब लग के प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, तो आप जरूर, आप, मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं, तो ये आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं, आज जो क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 से हमें स्टार्ट करना है। 9 तक हम पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि हिमांशु इज वर्किंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर इन सुविदित एयर कंडीशनर्स। ठीक है, अ वेरी वेल नोन ब्रांड इन द फील्ड ऑफ एसीज, एयर कंडीशनर। ठीक है, हिमांशु एक पर्सन है, ये मार्केटिंग मैनेजर है, किसमें, सुविदित एयर कंडीशनर जो कंपनी है उसमें है। ये एक वेल नोन ब्रांड है, सुविदित एक वेल नोन ब्रांड है एसी में। ठीक है, फिर इसके आगे दिया है कि टिल लास्ट मंथ ऑफ द कंपनी वाज एबल टू अचीव इट्स सेल्स टारगेट, यानी पिछले महीने तक कंपनी अपने जो भी सेल्स टारगेट थे वो अचीव कर लेती थी। लेकिन इस महीने क्या हुआ, बट दिस मंथ हिमांशु ऑब्जर्व दैट टारगेट वेयर नॉट बीइंग मेट। इस महीने हिमांशु ने ऑब्जर्व किया कि टारगेट मीट नहीं हुए हैं। एंड द नंबर ऑफ एयर कंडीशनर्स, एयर एसीज सोल्ड वाज डिक्रीजिंग। उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो नंबर ऑफ एसी इस महीने जो बिके हैं वो घट गए हैं। ही एनालाइज, फिर उसने एनालाइज किया सिचुएशन को, एंड फाउंड दैट न्यू सेल्स पर्सन अपॉइंटेड लास्ट मंथ वाज नॉट गुड, एंड फॉर दिस ही टुक नेसेसरी एक्शन। फिर उसने जब सिचुएशन को एनालाइज किया, समझा कि ऐसा क्यों हुआ कि इनकी जो सेल्स है वो फॉल कर गई,
तो उसने पाया कि एक सेल्स पर्सन उन्होंने पिछले महीने अपॉइंट किया था, तो वो जो सेल्स पर्सन है वो इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, तो फिर हिमांशु ने नेसेसरी एक्शन लिया। ठीक, तो आपको बताना है, तो आपको एक केस समझ में आया? देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे एक सिचुएशन दी है, फिर उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्ड हिमांशु टू आइडेंटिफाई द डिक्रीज इन सेल। समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या है कि आपको इस केस को समझना है, फिर उसके बेसिस पे बताना है कि हिमांशु ने मैनेजमेंट के किस फंक्शन की हेल्प ली और फिर ये आइडेंटिफाई किया कि क्यों सेल्स फॉल हो रही है। ये बात समझ में आई? हिमांशु ने आइडेंटिफाई किया, मतलब हिमांशु ने मैनेजमेंट के किस फंक्शन को यूज किया ये पहचानने के लिए कि सेल्स उसके ऑर्गेनाइजेशन में फॉल हो रही है। उसने मैनेजमेंट के किस फंक्शन को यूज किया? क्या उसने प्लानिंग को यूज किया, डायरेक्टिंग को यूज किया, ऑर्गेनाइजिंग को यूज किया या कंट्रोलिंग को यूज किया? तो आपको ये बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है और आप इजीली कर लेंगे। अगर आपको ये जो 4 कॉन्सेप्ट है इनके बारे में पता है तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, और अगर नहीं पता है तो मैं हूं बताने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि क्लास 12 का बीएसटी कंप्लीट कोर्स मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जरा इन चारों कॉन्सेप्ट के बारे में बता देती हूँ, आप खुद ही आंसर बता देंगे। सबसे पहला क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग मतलब डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से डिसाइड करना कि व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, सब कुछ जो डिसाइड किया जाता है ना, दैट इज इन प्लानिंग। वीडियो बनाने से पहले मैं भी प्लानिंग करती हूँ, कब अपलोड करूंगी, कैसे करूंगी, आप एग्जाम की तैयारी करने से पहले प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो दिस इज प्लानिंग। तो यहाँ पे प्लानिंग की तो बात ही नहीं हो रही है। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्ट करना, डायरेक्ट करना मतलब निर्देश देना। तो डायरेक्टिंग वो प्रोसेस है या कह लीजिए वो फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसमें जो सुपीरियर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या करता है? गाइडेंस देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, काउंसिल करता है, मोटिवेट करता है, लीड करता है। तो दिस इज डायरेक्टिंग। तो क्या यहाँ पे ये इसको डायरेक्ट कर रहा था तो इसको पता चला? नहीं, यहाँ पे डायरेक्टिंग भी नहीं है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। अगला क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग कह लीजिए मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करती है यानी पहचानती है, एंड उसके बाद क्या करती है? ग्रुप करती है जितनी भी एक्टिविटीज हैं। आइडेंटिफाई यानी पहचानती है एंड ग्रुप करती है डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफरेंट एक्टिविटी है इनको आइडेंटिफाई, पहचानती है एंड ग्रुप करती है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग में होता है। एंड ऑर्गेनाइजिंग में बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के जो फिजिकल रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, फिजिकल रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, इन सबको क्लब करना, इनको क्लब करना ताकि इनको ऑर्गेनाइज करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है वो अचीव हो सके। तो ये होता है ऑर्गेनाइजिंग में। तो यहाँ पे क्या ऑर्गेनाइजिंग की बात हो रही है? नहीं, यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग से भी ये हिमांशु जो मार्केटिंग मैनेजर था, क्या इसको ऑर्गेनाइजिंग से पता चला कि सेल क्यों फॉल कर रही है? तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग का भी कोई रोल नहीं है। तो ना यहाँ पे प्लानिंग है, ना ऑर्गेनाइजिंग है, ना डायरेक्टिंग है। यहाँ पे बेसिकली है क्या, ये मैं बता देती हूँ। यहाँ पे कंट्रोलिंग है। कंट्रोलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट कह लीजिए मैनेजमेंट का फंक्शन है। ये कंट्रोलिंग एक वो फंक्शन है मैनेजमेंट का जिससे हम क्या कर सकते हैं? परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और अब सवाल आता है कैसे मेजर कर सकते हैं? तो इसमें क्या होता है, ये जो कंट्रोलिंग है इसमें एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड सेट किया जाता है और फिर होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, एक स्टैंडर्ड सेट किया गया और फिर हुई एक्चुअल परफॉर्मेंस, और उसके बाद क्या होता है? स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर किया जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर किया जाता है एंड देखा जाता है कि क्या कोई डेविएशन है, एंड इफ देयर इज अ नेगेटिव डेविएशन तब क्या होता है? करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। तो यहाँ पे यही चीज हुई है। स्टैंडर्ड सेट करना, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हिमांशु ने स्टैंडर्ड सेट किया था कि जो सेल्स पर्सन है उसे महीने का 10 एसी सेल करना है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड। बट एक्चुअली में ये जो नया सेल्स पर्सन था इसने शायद 2 एसी सेल किए हो। ठीक है, इसने 2 एसी सेल किए हो, इसको टारगेट दिया गया था 10 एसी का, इसने 2 एसी महीने के सेल किए। ठीक है, तो ये क्या हुआ? निगेटिव डेविएशन, 8 एसी कम बिकाना। तो जब ये हिमांशु जो से ये मार्केटिंग मैनेजर था, जब इसने कंट्रोलिंग की, कंट्रोलिंग मतलब स्टैंडर्ड को, कंट्रोलिंग मतलब स्टैंडर्ड को जब एक्चुअल से कंपेयर किया, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस यानी आपको परफॉर्म कैसा करना है, एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी एक्चुअली में आपने कैसा परफॉर्म किया,
इन दोनों को जब इसने कंपेयर किया तो पाया कि देयर इज अ नेगेटिव डेविएशन। इसने पाया कि नेगेटिव डेविएशन है, ये तो 8 एसी कम बिके इस सेल्स पर्सन के कारण, तो यानी करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत है। तो यानी हिमांशु को कैसे पता चला? हिमांशु को मैनेजमेंट का ये जो फंक्शन है ना कंट्रोलिंग, इससे पता चला। ठीक, ये बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ फिर आंसर कौन सा है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द एक्टिविटीज हुज आउटकम not only improve the job performance but also help individuals in progress toward maturity and actualization of their potential capacity is known as। तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको बताना है वो एक्टिविटी हुज आउटकम, वो एक्टिविटी जिसका आउटकम नॉट ओनली इंप्रूव द जॉब परफॉर्मेंस, यानी वो एक्टिविटी जिसका आउटकम, जिससे केवल जॉब परफॉर्मेंस ही नहीं इंप्रूव होती है। ठीक है, आपको उस एक्टिविटी के बारे में बताना है कि इन चारों में से कौन सी वो एक्टिविटी है जिसका जो आउटकम होता है, यानी जिसके परिणाम स्वरूप जो इंडिविजुअल है उसकी जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, उसके साथ ही वो प्रोग्रेस करता है टुवर्ड मेच्योरिटी, यानी वो एम्प्लॉय और ज्यादा मेच्योर होता है और समझदारी से काम करने शुरू करता है, अपना जो फुल पोटेंशियल है उसको यूज कर पाता है, अपनी काबिलियत को यूज कर पाता है। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सी एक्टिविटी है जिसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि इंडिविजुअल बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाता है अपनी जॉब पे और अपने मेच्योरिटी आती है, उसमें समझदारी आती है, ठीक है, अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर पाता है। तो इन चारों में से कौन सी एक्टिविटी है ये आपको बताना है। क्या वो ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, डेवलपमेंट है या परफॉर्मेंस अप्रेजल है? कौन सी एक्टिविटी है ये आपको बताना है। तो चलिए मैं एक एक करके इन चारों ही एक्टिविटी के बारे में बताती हूँ, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए सबसे नीचे चलते हैं, यहाँ पर डी से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल मतलब होता है मेजर करना। अप्रेजल मतलब क्या होता है? मेजर करना। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से बेसिकली हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, हम इससे मेजर करते हैं। तो इससे क्या उसकी परफॉर्मेंस, जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी अगर हम मेजर करेंगे। तो मेजर तो बाद में किया जाएगा, हमें यहाँ पे इंप्रूव कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिससे एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, ये पूछा जा रहा है ना। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल तो कह लीजिए सिस्टमैटिक एंड पीरियोडिक प्रोसेस है, यानी पर्टिकुलर समय पे परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है जिससे इंडिविजुअल की क्या वर्क परफॉर्मेंस है ये मेजर किया जाता है। और इसमें भी वही होता है, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि एम्प्लॉय को ये काम करना है एंड एक्चुअल में एम्प्लॉय ने क्या काम किया, इन दोनों को कंपेयर किया जाता है। तो इससे परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है कि इसको एनालाइज किया जाता है कि कहा क्या गया था, किया क्या उसने। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल है। तो इससे क्या जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है? तो इससे डायरेक्टली जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट मींस ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, ओवरऑल पॉजिटिव चेंज जो होता है उसको कहते हैं डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट की भी एज सच बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट इज एजुकेशन। तो एजुकेशन तो एम्प्लॉय लेके आया है, फॉर्मल या इनफॉर्मल एजुकेशन एम्प्लॉय लेके आया है, तो उससे क्या उसकी जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी? तो ये भी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। अगला क्या है? ट्रेनिंग। ये देखिए निकल के आया, दिस इज द आंसर, ट्रेनिंग। जब एक नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है, इंडक्शन वगैरह होता है, उसके बाद उसे ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग से क्या होता है? ट्रेनिंग वो प्रोसेस है जिससे एम्प्लॉय की नॉलेज, एम्प्लॉय की स्किल इंप्रूव होती है, ठीक है। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग वो प्रोसेस है जिससे एम्प्लॉय की नॉलेज, उसकी जो जानकारी है, समझदारी है वो बढ़ती है, उसकी स्किल बढ़ती है और वो और अच्छे से अपने पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म कर पाता है। तो ट्रेनिंग इज द थिंग, ट्रेनिंग वो एक्टिविटी है, यहाँ पूछा है ना कौन सी एक्टिविटी है जिसके परिणाम से एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। तो ट्रेनिंग वो एक्टिविटी है जिसके परिणाम स्वरूप एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है जॉब पे इंप्रूव होगी, उसका वर्क बिहेवियर इंप्रूव होगा, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, वो प्रोग्रेस करेगा अपनी जॉब में, उसमें मेच्योरिटी आएगी, एक्चुअलाइजेशन होगा। तो वो किसके कारण होगा? वो ट्रेनिंग के कारण होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एजुकेशन या डेवलपमेंट या ये भी इंपैक्ट डालते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट इंपैक्ट है। ट्रेनिंग का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे, ठीक है। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस किया है और एक बार ये देख लीजिए, ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। क्लास 12 के अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्लास 12 के ये तीनों सब्जेक्ट मेरे चैनल पे डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो जरूर इसका फायदा उठा सकते हैं। एंड अगर चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।